नाउ शिवम पूछ रहा था कि उसमें फिर 1 पे क्लोज आएगा भी। शिवम 1 पे क्लोज आएगा बिकॉज अल्टीमेटली होल को भी कंसीडर किया जाता है, राइट? होल को भी कंसीडर किया जाता है, ओके? फ्रैक्शन, ओके, होल को भी कंसीडर किया जाता है, होल मतलब पूरा 1 होता है। अच्छा, तो अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है गाइस? कोई भी एक नंबर है, तो एक नंबर में सब आ गए हैं, कौन बच गया? रवि बच गया है एंड अभिषेक। अच्छा, कोई भी जो नंबर होता है गाइस, उसमें दो चीजें होती है। एक होता है इंटीग्रल पार्ट, जो हमने लॉगरिथम में भी थोड़ा डिस्कस किया था। कोई भी एक नंबर होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट, राइट? कोई भी एक नंबर में। तो अब यहाँ पे फंक्शन में उसी चीज को ब्रेक कर दिया गया है। कोई भी एक x है तो उसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है? प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इस हिसाब से क्योंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट कर रहे हैं तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसको यहां भेज देंगे, तो x माइनस दिस, x माइनस GIF ऑफ x, ओके? x माइनस GIF ऑफ x, इतना यहाँ पे डेफिनेशन को फिलहाल रोकते हैं। अब कुछ सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है 2.5। अच्छा, ये जो कर्ली ब्रैकेट लगाया है ना, ये तो हम सेट्स में पढ़ते हैं डिस्क्रीट एलिमेंट्स को शो करने के लिए, बट यहाँ पे फ्रैक्शनल फंक्शन के लिए भी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए भी इसे यूज किया जाता है, ठीक है? तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको 2.5, इस 2.5 में आपको फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिख रहा है? 2.5 में आपको फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिख रहा है? आदर्श ने ज्वाइन नहीं किया है। आदर्श, अभिषेक, ओके, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट आप लोगों को कितना दिख रहा है गाइस? 0.5, प्लेन एंड सिंपल 0.5 दिख रहा है, राइट? तो इसी चीज को यहाँ पे हम लोग ग्राफ में शो करने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें आपको कितना दिख रहा है? इसमें आपको फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिख रहा है? 0, कोई फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि कहने के लिए क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2.0 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 0 आया। फिर माइनस 2.5, माइनस 2.5 तो थोड़ा इजी हो जाएगा, माइनस 2.3, माइनस 2.3 बताओ। 0.7, 0.7, दो आंसर्स आएंगे लोगों के जनरली, 0.3 एंड 0.7, ठीक है? इसको a मान लेते हैं, 0.3 को a मान लेते हैं गाइस, यहां दिख नहीं रहा होगा। आप मेरे को फटाफट चैट बॉक्स में बताओ कितनों को लगता है a आएगा और कितनों को लगता है b आएगा। माइनस 2.3 में फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.3 है या 0.7 है? तो देख सकते हैं कि राशि, आनंद, शिवम, अंजन, अभी तक सबने बी बोला है। आशमी अकेले लड़ रही है ऑप्शन ए के साथ। अब आशमी ने भी अपना ऑप्शन चेंज किया है। आदर्श बचा है, अंजन बचा है, गाइस हमारे दो पार्टिसिपेंट्स हैं अभी ज्वाइन किया है, तो मैं बस 1 मिनट लूंगा। जो लोग अभी ज्वाइन किया है, देखिए हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन शुरू किया है। लॉगरिथम में हमने देखा था कि जो नंबर होता है तो हर नंबर को दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, एक उसका इंटीग्रल पार्ट में और एक फ्रैक्शनल पार्ट में। इसी कॉन्सेप्ट को फ्रैक्शन फंक्शन चैप्टर में लाया गया है, जहां एक नंबर है x, उसको हम लिख सकते हैं GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है? अब क्योंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये वाली चीज एक साइड रखी, बाकियों को दूसरे साइड भेज दिया, इसलिए GIF ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू द नंबर माइनस उसमें से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ओके? तो ये हमारा सिंपल सा
लॉजिकल डेफिनेशन हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। फिर मैंने इन लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि 2.5 में आपको फ्रैक्शन क्या दिख रहा है, तो 2.5 में तो सबको फ्रैक्शन दिख रहा था 0.5, सबके आंसर सेम आ रहे थे। फिर मैंने पूछा 2 में आपको फ्रैक्शनल पार्ट क्या दिख रहा है, तो लोगों का आंसर था 0, क्योंकि 2 का मतलब 2.0 हुआ, तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट है 0। ओके, फिर मैंने पूछा कि -2.3 में आपको फ्रैक्शनल पार्ट क्या दिख रहा है, तो जनरली लोगों का आंसर होता है या तो 0.3 या फिर 0.7, जिसमें से रवि को छोड़कर अभी फिलहाल सबका आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं एक बार, तो ये क्या कह रहा है कि -2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शनल पार्ट वैल्यू होगा वो होगा उस नंबर में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2.3 में से मुझे -2.3 में से मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, दैट इज -3, तो यहां से आएगा -3, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, तो ये कितना बन जाएगा -2.3 + 3, जो कि फाइनली कितना हो गया 0.7। तो एक ये डेफिनेशन से आपका आंसर आ गया 0.7, ठीक है। दूसरा क्या देख सकते थे जिनको 0.3 लगता है, देखो 2.3 को क्या हम -2 यहाँ पे 2 पॉइंट है, हाँ, -2 - 0.3 लिखेंगे या -3 + 0.7 लिखेंगे, मैथमेटिकली कौन सा सही है, मैथमेटिकली -3 + ये वाला सही है ना, ये वाला तो लिखा गलत है, क्योंकि अगर हम ये लिख रहे हैं, अच्छा वैसे ये गलत तो नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा सही है, माइनस कॉमन होगी तो 2.3 आएगा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट कितना बन गया, नेगेटिव बन गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, किसी चीज का एक हिस्सा होता है, तो किसी चीज का हिस्सा नेगेटिव तो नहीं होगा, राइट, इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फ्रैक्शन कभी भी, फ्रैक्शन मतलब किसी चीज का एक हिस्सा है, हो सकता था आपने पूरा हिस्सा उठा लिया हो, या फिर आपने उसमें से छोटा, जैसे या तो पूरा केक उठा लिया या उसमें से एक पीस उठाया, राइट, तो इसलिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन हम यूज नहीं करेंगे, ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, क्लियर। और कभी भी फंस जाओगे आप लोग ऐसे केसेस में, तो हमेशा इस डेफिनेशन का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, हमेशा इस डेफिनेशन का हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इससे क्या पता चला आप लोगों को, खाली डेफिनेशन के बेसिस पे डोमेन की बात करते हैं, क्या दिखा, क्या हम हर किसी भी नंबर का हम निकाल सकते हैं, राइट, आदर्श फ्रैक्शन मतलब अगर आप पूछ रहे हो कि 2 का इस, अगर एक नंबर लिखे हम 2, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, वो 0 है आदर्श, ठीक है, 2.0 हो गया। लेकिन वही अगर मैंने यहाँ पे 2.1 लिखा है, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, वो है 0.1, ठीक है, राइट। तो डोमेन क्या हो जाएगा गाइस, फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन हो जाएगा R, क्योंकि हम किसी भी चीज में से किसी भी चीज का फ्रैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी चीज का फ्रैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेंज का, रेंज क्या है होगा इसका, अब लॉजिकली सोचो, ठीक है, आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है इस सिर्फ डेफिनेशन को देखो। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब हमने कुछ चीजें, या तो पूरा चीज उठाओगे या उसमें से कुछ उठाओगे या बिल्कुल नहीं उठाओगे। तो कहने के लिए सबसे पहली चीज, रेंज में नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, रेंज में नेगेटिव वैल्यू तो बिल्कुल नहीं आने वाली, तो क्या रहेगा यहाँ पे रहेगा 0 से 1, ठीक है। अच्छा एक और चीज, 0 से 1 यहाँ पे रहेगा ओपन और यहाँ पे रहेगा क्लोज, ठीक है, 1 पे क्लोज नहीं रहेगा गाइस। इसका सिंपल सा रीजन ऐसे समझ लो कि 2.999999 लिख ही जा रहा हूं मैं, ठीक है, और इसका मैं निकालना चाहता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.9999 आते रहेगा, ठीक है, 0.9999 आते रहेगा।
तो इसमें इसका कभी भी वैल्यू 1 नहीं रहेगा, इसीलिए 1 पे हम लोग ओपन सर्कल लगाते हैं, क्लोज सर्कल नहीं। क्लियर है? बहुत ज्यादा एनर्जी निकल गया है बैक टू बैक क्लासेस में। अच्छा, आप लोगों को इसका ग्राफ का शेप पता है? पता तो होगा। मैं आप लोगों को एक बार ना जस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। नेट पे बस सर्च कर रहे हैं। ओके, देखिए हाँ, तो ये दिख रहा है आप लोग को शेप, चाहे x नेगेटिव हो या x पॉजिटिव हो, y का जो जो ग्राफ है वो ग्राफ कभी भी x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा, मतलब y कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होने वाला। इसका प्लेन एंड सिंपल रीजन आपको पता है कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। ठीक है, ये जो -5/2 वगैरह होते हैं सब रैशनल नंबर होते हैं, बट फ्रैक्शन नहीं होते वो। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, दिस इज अ ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, 0 से 1 के बीच में अगर हम कोई भी इनपुट डालेंगे तो वही आउटपुट आएगा। अब 1 से लेकर 2 के बीच में अगर हम कोई भी इनपुट डाल रहे हैं जैसे 1.1, तो 0.1 में जो आउटपुट आ रहा था 1.1 में भी वही आउटपुट आएगा, 0.7 में जो आउटपुट आ रहा था 1.7 में भी वही आउटपुट आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ग्राफ के शेप में किसी को कोई दिक्कत है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ का शेप याद रखना, अल्टीमेटली वो भी स्ट्रेट लाइन है, बट इंटरवल्स याद रखना। फ्रैक्शनल पार्ट में भी स्टेप फंक्शन के टाइप में छोटे छोटे इंटरवल्स के ग्राफ बनते हैं। फिर हमारे पास है एक लास्ट सिंपल सा फंक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जहां पे 3 आउटपुट ही आते हैं। आउटपुट आएगा 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, आउटपुट आएगा 0 इफ x इज इक्वल टू 0, एंड आउटपुट आता है -1 इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा आप कोई भी x का वैल्यू डालोगे तो हमेशा आपको x का वैल्यू अगर वो पॉजिटिव है तो हमेशा आउटपुट 1 देगा, x का वैल्यू 0 रखोगे तो आउटपुट भी 0 आएगा, x का वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो आउटपुट हमेशा -1। ठीक है, हमेशा -1। आदर्श ये लास्ट फंक्शन ही रहेगा। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ की बात करें तो क्या क्या ग्राफ बनना होगा गाइस? यहां अगर मैं इंटरवल की बात करूं, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ये किस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से लेके इंफिनिटी। 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, इंफिनिटी पे ओपन है। इस केस में क्या है? x लेस देन 0, मतलब कि माइनस इंफिनिटी से लेके 0, 0 पे ओपन है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अब ये आपको क्योंकि पता है कि अच्छा ये y1 ही आएगा हमेशा इस रेंज के लिए, तो y1 कहां होगा? कहीं ऊपर होगा ना, तो यहां से लेके ऐसे ग्राफ को खींच दीजिएगा। ये क्या बता रहा है कि यहां से लेके यहां तक कोई भी x का वैल्यू रखोगे तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे ओपन सर्कल रखना है। ठीक है, यहाँ पे ओपन सर्कल रखना है, क्योंकि
अगर यहाँ पे आप क्लोज सर्कल करोगे तो y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट हो जाएगा। y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट होने का मतलब है उसका x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। लेकिन जब x इक्वल टू 0 है तो y का आउटपुट क्या है, वो आ रहा है 0। इसलिए आपको फिल्म सर्कल यहाँ बनाना। और तीसरा क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0, कुछ भी x का वैल्यू रखिए इसमें से हमेशा आपको आउटपुट आएगा -1। तो -1 y का वैल्यू कहाँ होगा, वो कहीं इस साइड नीचे होगा। तो इसीलिए ऐसा ग्राफ बना और यहाँ पे रहा ओपन सर्कल। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का। इसको शॉर्ट में गाइस एसडीएम भी लिखते हैं, एसडीएम ऑफ एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है, देखो 0 से इंफिनिटी आ गया, माइनस इंफिनिटी से 0 आ गया और कुछ 0 भी आ गया। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारी चीजें आ गई, तो इसलिए इसका डोमेन है आर। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो आउटपुट क्या दिख रहा है आप लोगों को, आउटपुट सिर्फ 3 ही है, 1 0 -1। तो ये लगाया -1 0 1, सिर्फ 3 आउटपुट। ओके, अश्विनी इंफिनिटी पे नहीं, दोनों जगह पे ओपन ही है। थैंक यू अश्विनी। जब y इक्वल टू 0 ना हो तो ओपन पॉइंट। देखो आदर्श, y अगर हम 0 डाल रहे हैं, y 0 कब आ रहा है, जब x 0 आ रहा है। तो x 0 आने का मतलब वो पॉइंट कहाँ आना चाहिए था, x 0 होने का मतलब y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होना। एकदम क्लियर नहीं आया, एक बार आप खुद को वो कर लो। ओरिजिन, ओरिजिन, हाँ, मतलब ये कहने के लिए ये ओरिजिन की बात कर रहा था ना, ये जो सेकंड वाला है ये बात करे ओरिजिन की, तो इसलिए वहां पे क्लोज है, बाकी दोनों पे ओपन है। क्लियर। तो गाइस फाइनली ये जो 4-5 फंक्शन है, मॉडुलस हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल, लास्ट क्लास में लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल देखे थे, एंड सिग्नम फंक्शन, इन सारे के ग्राफ का शेप ऐसा क्यों आया, ये आपके दिमाग में होपफुली अब क्लियर हो गया होगा। सेशन खत्म करने से पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेते डोमेन रेंज का, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी हो गया, मजा भी आएगा क्वेश्चंस में, राइट। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी तो वो मेरे साथ बिल्कुल शेयर करेगा। चलिए, अब क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा है, आपको पता चल गया कि वो क्या होता है, तो अब उसी के बेस पे एक डोमेन का क्वेश्चन देते हैं। 1 by root mod of mod d, ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर ठीक है। अच्छा, बाहर चला गया थोड़ा सा, तो क्या है फंक्शन 1 बाई, अब रूट आ गया, रूट के अंदर है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6। चलो इसको भी फिलहाल +6 लो -6 तो एक ही बात है, दोनों में हल्का सा चेंज आएगा। चलिए इसका डोमेन बताइए फटाफट। ऑप्शंस देंगे, अब इसमें स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आया है, क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट आया है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया है। अगली क्लास से हम प्रॉपर डोमेन रेंज के क्वेश्चंस पे शुरुआत करेंगे, ठीक है। आज आपके साथ एक फाइल भी शेयर करूंगा जिसमें मजेदार क्वेश्चन होंगे।
तो गाइस अगर किसी ने पहला आंसर लिखा था तो दोबारा लिखे। राशि कुछ गलत है उस आंसर में। सेम अंजन कुछ गलती है। देखो सबको ये 2 3 पे लटक रहे हो ना, थोड़ा सा ध्यान दो कि 2 3 में अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की चीज आ रही है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी है, स्क्वायर रूट है, क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट भी है। आदर्श जो मैंने फिलहाल जो क्वेश्चन दिया ना वो वैसे भी मुश्किल क्वेश्चन दिया, ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने होंगे जो मैं घर पे जाकर ढूंढता हूँ, जहाँ पे करीब एटलीस्ट 30-40 बेसिक क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको दूंगा, फिर आप वो करके लीजिएगा, ठीक है। सो ओके फाइनली आई, अभी भी राशि थोड़ी सी गलती है। अंजन कह रहा है सर आप ही बता दीजिए। सर वो 10-10 वाला लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो क्या नाम है? हेलो हाँ सर वो 10-10 वाला लिंक शेयर कर दीजिएगा, इक्वेशन जहाँ बन जाए। देखो वो सारे इक्वेशन वहां पे नहीं हो पाएंगे, सिंपल जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो ही मैंने यूज किया है अभी, तो वो बन जाता है, ठीक है। खाली वेबसाइट का नाम है desmos.com, खत्म, और कुछ नहीं। बाकी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा वैसे। चलिए तो देखते हैं क्या आप लोगों से छोटी छोटी गलती हो सकती है यहाँ पे। अच्छा सबसे पहला स्टेप क्या आया होगा आपके दिमाग में कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब 0 या पॉजिटिव, लेकिन फिर क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, चलो इसको प्रॉपर लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए दिमाग में कि रूट, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है ये वाली चीज, तो उस हिसाब से ये क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, वरना डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा अनडिफाइंड, तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब मान लो आप सबको देख के क्वाड्रेटिक वाली फीलिंग तो आ रही होगी, तो अगर किसी को कोई दिक्कत है वो क्या कर सकता है, ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, इसको मान सकते हो आप लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू t, अपने समझने के लिए। तो उस हिसाब से ये क्या बन गया, t² माइनस t माइनस 6 ग्रेटर देन 0। फिर आप इसको फटाफट फैक्टराइज कर लोगे, -3 प्लस 2, राइट। अब जब इसे हम प्लॉट करेंगे तो एक आएगा -2 और एक आएगा 3। अब क्योंकि हमको ग्रेटर देन, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब क्योंकि हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो उस हिसाब से हम एक इंटरवल लेंगे जहां पे 3 कहने के लिए 3 से बड़ा है या फिर t -2 से छोटा है, राइट। यही बनेगा ना, इसके हिसाब से जो t है वो -2 से छोटा या 3 से बड़ा होना चाहिए। राशि अभी भी थोड़ी सी गलती है। अब देखो t क्या था हमारा यार, t क्या था, t था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -2 से छोटा होना चाहिए। तो अब तो अपना दिमाग लगाओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो काम आसान करेगा, क्योंकि ये -2 से छोटा होने का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या क्या हो सकता था, इट कैन बी -3, it can be -4, it can be -5 and so on, है कि नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is less than -2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 आ सकता है, -4 -5 ऐसे करते करते कहां तक, ∞ तक। तो अल्टीमेटली आपको तो इसमें से ये जो साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो ये साइन है इसको हटाना है आपको, अल्टीमेटली x का रेंज सोचना है ना,
तो आप खुद सोचो कि अब अगर ये चीज हम चाहिए, इस टाइप की वैल्यूज चाहिए, तो क्या मैं यहां से सीधा कह सकता हूं कि ये तभी आएगा जब x कुछ भी रखे वो -2 से छोटा होगा। मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2 बोला हुआ है। लेस देन -2 बोलने का मतलब -3 चलेगा, -4 चलेगा, -5 चलेगा एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली आप सोचो कि अगर मेरे को ये सारी वैल्यूज चाहिए तो आपको x का किस टाइप का वैल्यू डालना पड़ेगा, तो मुझे x का लेस देन -2 वाले वैल्यूज डालने पड़ेंगे, राइट। क्या ये पार्ट समझ में आया? ये वाला पार्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ओके, अब ये अगर समझ में आया तो बताओ ये वाले पार्ट में क्या क्या आएगा फिर? इस वाले पार्ट में क्या आएगा फिर? यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, ये लिखोगे कि GI of x should be greater than 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हुआ? 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा एंड सो ऑन। अब यहीं पे लोग गलती कर सकते हैं, जैसे कि शुरुआत कर दिया गलती से अश्विनी ने। अश्विनी, जब आप लिखोगे x greater than 3 तो 3.1 चलेगा ना, लेकिन 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 ही आएगा, और हमको क्या चाहिए? 3 से बड़ा चाहिए। तो यहीं पे बहुत सिली मिस्टेक्स, सिली नहीं बट जो केयरफुल नहीं होगा वो सारे यहाँ पे गलती कर जाएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 4, मिनिमम 4 से शुरुआत होनी चाहिए, और मिनिमम 4 x is greater than equal to 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेकिन इक्वल टू हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है। अगर हम 4 रखते हैं, हाँ, तो इधर 0 नहीं होगा, राइट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो फाइनली यहां से आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहां से आया x लेस देन -2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अगर हम दोनों इंटरवल्स को कंबाइन करें? तो दिस विल बी -इंफिनिटी से -2, यहाँ पे ओपन यूनियन 4 से इंफिनिटी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। आशमी, समझ में आया आपको यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया आपसे? अगर आप x ग्रेटर देन 3 लिखोगे ना, देखो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से ये इनइक्वालिटी शुरुआत हुई थी, लास्ट में भी वही चीज कंटिन्यू हो गया। बट इस केस में हम आगे जा रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं। ये क्या था कि हम पीछे जा रहे थे, तो इसमें रहता है कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो भी नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ ही जाता है, बट इस केस में जो इनइक्वालिटी है वो राइट की तरफ बता रहा है। तो आपको वो डेफिनेशन को यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होके देखना होगा, और खुद भी जब भी आप कोई इंटरवल निकालोगे ना तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जब आपने x ग्रेटर देन 3 लिखा इसके बेसिस पे, तो क्या ये चीज सेटिस्फाई होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि अगर आप 3.5 रख देते तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता 3, और 3 यहाँ पे रखते तो फिर ये हमारा नीचे 0 बन जाता। ठीक है, बाकी लोग क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? यस सर। आशमी, आपको पता चला क्या मिस्टेक हुआ था आपसे? राशि का आंसर बहुत क्लोज था। राशि ने 4 to इंफिनिटी वाला पार्ट तो सही पिक किया था, यहां पे मिस्टेक हो गया था उससे। चलो ठीक है, फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। मैं ग्रुप पे क्वेश्चन भेजूंगा, डोमेन के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी डोमेन के करते हैं। जब तक डोमेन निकालना अच्छे से नहीं आएगा, रेंज के क्वेश्चंस करने में बहुत मुश्किल होंगे। ठीक है, तो डोमेन के क्वेश्चंस भेजूंगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली क्लास मेनली उन क्वेश्चंस का कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वो डिस्कशन चलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा एक तरीके से। फिर चलो, फिर सुबह का जो लॉस था वो कवर अप हो गया होगा अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ ज्यादा ही अच्छे से सर। ठीक है।